प्रधानमंत्री आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को करेंगे समर्पित। परियोजनाओं से आत्मनिर्भर बिहार का होगा सशक्तिकरण। देश भर में मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज नीट परीक्षा का किया जा रहा है आयोजन। इस साल नीट परीक्षा के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। कोरोना के मद्देनजर किए गए हैं व्यापक इंतजाम। ब्रिटेन में दवाई और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोरोना वैक्सीन AZD1222 का क्लिनिकल परीक्षण दोबारा हुआ शुरू। खेल की खबरों में जापान की नाओमी ओसाका ने एक रोमांचक मुकाबले में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। 3 साल में ओसाका का ये दूसरा यूएस ओपन खिताब। और इंग्लिश प्रीमियर लीग का आगाज, मौजूदा चैंपियन लिवरपूल ने जीत के साथ की मौजूदा सत्र की शुरुआत। वहीं आर्सेनल ने भी फुलहम के खिलाफ दर्ज की जोरदार जीत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना और पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले 2 संयंत्रों की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं। रसोई गैस भरने के इन संयंत्रों से राज्य की रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग पूरी होगी, जिससे आत्मनिर्भर बिहार का सशक्तिकरण होगा। पूर्वी चंपारण और बांका में एलपीजी गैस भरने वाले संयंत्रों की संयुक्त क्षमता रोजाना 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका संयंत्र पर करीब 1 अरब 32 करोड़ रुपए और पूर्वी चंपारण संयंत्र पर लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों संयंत्रों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। इस 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन योजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने पिछले साल 17 फरवरी को रखी थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, किस तरह से ये परियोजना वरदान साबित होगी बिहार के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से प्रधानमंत्री का एक जो सपना है पूर्वी भारत को सशक्त किया जाए और उसमें बिहार जैसे राज्यों को और मजबूत बनाया जाए, उस लिहाज से कहे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना है, उसका ये हिस्सा है जिसके जरिए पूर्वी भारत को गैस ग्रिड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो करीब 4000 किलोमीटर का जो गैस पाइपलाइन है वो बिछाया जा रहा है, जिसके जरिए सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को और उसके नागरिकों को फायदा होगा। फायदा उनकी अर्थव्यवस्था को होगा, तो रोजगार के मोर्चे पर भी फायदा होगा। तो इस लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा दिन आज बिहार के लिए, बांका के लिए, पूर्वी चंपारण के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से जो गैस सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी, जो 80,000 कैपेसिटी का जो बॉटलिंग प्लांट भी अगर देखें दोनों जगहों को मिला के तो उसकी बात की जाए तो वो स्थापित हो सके, बल्कि एक तरह से निर्बाध तरीके से गैस की आपूर्ति हो पाएगी। इसका ये मतलब है कि एक तरह से आम जिंदगी में, आम जीवन में सहूलियत और सुविधाएं बढ़ेंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जया कि पिछले साल 17 फरवरी को ही इसका एक तरह से आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी थी और तय समय के मुताबिक इसमें काम हुआ और बहुत ये महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार का एक तरह से कह सकते हैं ये यूएसपी रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं तो वो तय समय के भीतर पूरा करते हैं और उसको जमीन पर उतारते हैं। और ये प्रधानमंत्री की हर प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त ये सबसे बड़ी कोशिश रहती है। और उन्होंने ना सिर्फ अपने कार्यकाल के भीतर जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, चाहे बिहार में आप देखिए कि हाल के दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स, अभी परसों ही उन्होंने जो पशुपालन को लेकर या फिर मछली पालन को बढ़ावा देने के मकसद से कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। उससे पहले भी चाहे पुल हो या फिर सड़कें हो,
उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में ज्यादा मजबूत बने, उसके लिए कई योजनाएं बनाई थी, वो जमीन पर उतरी है। तो जी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से बिहार जैसे राज्यों को, जहां आजादी के बाद से अगर अब तक की बात की जाए तो इतनी बड़ी आबादी के बावजूद विकास की रोशनी उस तरह से नहीं पहुंचती है। लेकिन अब एक नया परिवर्तन बिहार के भीतर दिख रहा है, बिहार में दिखेगा इन तमाम योजनाओं की वजह से। जया। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ता एक बहुत ही सशक्त कदम है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस पाइपलाइन की, तो जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ही टाइमली इसको कंप्लीट किया गया, लेकिन दुर्गापुर बांका सेक्शन इसमें खास रहा क्योंकि बहुत ही मुश्किल था इस पूरी पाइपलाइन को बिछाना। कहीं हम बात करें तो काफी प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता थी। किस तरह से पूरा सफर रहा इस विकास की राह का? जी बिल्कुल, देखिए बहुत आसान नहीं था। दुर्गापुर से सिर्फ बांका तक के बीच की बात की जाए तो करीब दर्जन भर नदियां बीच में आ रही थी। इसके अलावा कहीं नेशनल हाईवे था, कहीं एक तरह से कह सकते हैं रेलवे लाइन थी। तो चाहे ओवरब्रिज डालना हो या अंडरग्राउंड इस पाइप को बिछाने की योजना थी। और एक तरह से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर नदियों के भीतर से इस पाइपलाइन को बिछाना है तो उनका फ्लो बाधित नहीं होना चाहिए, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया। और करीब 125 इस तरह की जो बाधाएं थी उनको दूर करते हुए भी टाइमलाइन के भीतर इस पूरे काम को किया गया। पारादीप से हल्दिया, फिर हल्दिया से दुर्गापुर, दुर्गापुर से बोकारो, बांका, माफ कीजिएगा। ये एक तरह से, और इस तरह की कई और योजनाओं पर भी काम चल रहा है। जगदीशपुर, फुलपुर, पटना, पटना को जोड़ा जा रहा है एक तरह से एलएनजी से। तो एक तरह से एक कोशिश है कि बिहार को, पूर्वी भारत को, उसमें एक गैस बेस्ड इकोनॉमी स्थापित की जाए। और गैस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि उद्योगों के लिए भी प्रचुर मात्रा में गैस उपलब्ध हो। और इस तरह से स्थानीय विकास, उसको उस पर जोर दिया जा सकेगा। आप जो बात कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत का सपना इससे साकार किया जा सकेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रधानमंत्री का खासा ध्यान है, खासा जोर है। उनको पता है कि जो एक कनेक्टिविटी होती है, जो एनर्जी कनेक्टिविटी भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और उस पर जोर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो एक तरह से कह सकते हैं असम से बरौनी तक पाइपलाइन बिछाने के एक प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। तो एक तरह से चारों तरफ से अगर बात किया जाए तो गैस ग्रिड से, गैस बेस्ड इकोनॉमी से अब बिहार को जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, बिहार के युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसके जरिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय में बिहार में, पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। जय। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये जो परियोजना है इसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा और किस तरह से उनके जीवन में मूलचूल बदलाव होगा उसका भी हम बहुत जल्द असर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा 12 बजे का, जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज देश भर में मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं योग्यता परीक्षा यानी नीट का आयोजन किया जा रहा है। इस साल नीट परीक्षा के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एनटीए ने भी कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षा को सुरक्षित ढंग से करवाने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने के लिए परीक्षा केंद्र 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। एनटी के अनुसार 99% स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार केंद्र दिया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि रविवार को नीट की परीक्षा है और 3862 सेंटरों में लाखों छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक अन्य ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रविवार को होने वाली नीट की परीक्षा में भी जी की तरह सभी अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्ण धैर्य, आत्मसंयम और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे। सभी राज्य सरकारों द्वारा और भारत सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए समुचित इंतजामों के साथ ठोस व्यवस्थाएं करने के लिए आभार। नीट परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को पुनः मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 2 लाख छात्र इस साल नीट की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों तक छात्रों के पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई उपाय किए हैं। छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वहीं पंजाब ने नीट परीक्षा के मद्देनजर आज राज्य में कर्फ्यू में छूट दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा था कि रविवार को राज्य में कर्फ्यू लागू नहीं होगा, ताकि नीट परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र परीक्षा स्थल पर आसानी से पहुंच सकें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता निशांत सौरभ। निशांत, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी है इस पूरी परीक्षा को कराने की, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्साह की, तो 16 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो खासा उत्साह है इस वक्त बच्चों को इस परीक्षा में भाग लेने का। जी देखिए जया, ये अगर मैं कहूँ कि कोरोना काल का ये सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ी परीक्षा है जी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करीब 16 लाख छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। और जिस तरह से जो आपको पता है कि 1 से 6 सितंबर के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षाओं का बिल्कुल सफलतापूर्वक संचालन किया है, तो उससे निश्चित तौर पर एजेंसी का मनोबल भी बढ़ा है और वो और अच्छी और बेहतर तैयारी के साथ नीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर आश्वस्त है। और छात्रों के उत्साह की बात करें तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि देश के तमाम जितने भी मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में दाखिला होता है, जो एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला होता है, उनमें दाखिला नीट परीक्षा के जरिए ही होता है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि पहले एम्स और एम्स जैसी जो भी संस्थाएं, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन है, उनमें उनकी प्रवेश परीक्षा अलग से होती थी, लेकिन इस बार इन संस्थानों में भी नीट परीक्षा के जरिए ही दाखिला होगा। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है और पहले भी ये परीक्षा 2 बार टल चुकी है इस साल। पहले 3 मई को ये परीक्षा होनी थी, उसके बाद 26 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन दोनों बार माहौल अनुकूल ना होने की वजह से, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इसको टाल दिया गया था। और अब तीसरी बार ये सितंबर में रीशेड्यूल किया गया है, तो इसको कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर अभी ये परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद चला जाएगा, कॉलेजों का भी एक एकेडमिक ईयर जो है वो बर्बाद चला जाएगा। और छात्र भी काफी मेहनत करते हैं इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए, 3-3 साल 4-4 साल की तैयारी होती है, और ऐसे में अगर ये परीक्षा नहीं होती तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता। तो छात्र बिल्कुल काफी खुश हैं कि उन्होंने जो तैयारी की है उसका आज नतीजा निकलेगा और वो आज एग्जाम दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम चलने से छात्रों में तनाव भी बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है कि पता नहीं कितने दिन और तैयारी करनी पड़ेगी, कब एग्जाम होगा। तो आज एक काफी बड़ा दिन है छात्रों के लिए, और बिल्कुल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए और शिक्षा मंत्रालय के लिए भी काफी बड़ा दिन है। और बिल्कुल सारी तैयारियां की गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल यही निशांत हम चाहेंगे कि हमने दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई छात्रों के मन में ये संशय था कि अगर उनका जो तापमान है वो ज्यादा हुआ तो क्या उन्हें घुसने दिया जाएगा या नहीं। कई छात्रों का ये भी सवाल था कि क्या उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एग्जाम सेंटर्स में जाना होगा। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन तमाम सवालों की तस्वीर भी साफ की गई है, जो इस वक्त आप एक बार फिर अपने हमारे दूरदर्शन के माध्यम से छात्रों को बता सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक एसओपी जारी किया गया है एनटीए की तरफ से छात्रों के लिए, जो एग्जाम जो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, करने वाले स्टाफ हैं उनके लिए, और जो पेरेंट्स हैं उन सब के लिए एसओपी जारी किया गया है। और छात्रों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कोविड फ्री होने का। कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। और अगर छात्रों का तापमान अलग ज्यादा आता है तो उनके लिए अलग आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है, जहां वो बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है होगी। और पर्याप्त 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। छात्रों का जो फ्रिस्किंग जो पहले मैनुअली होती थी, वो फ्रिस्किंग अब मेटल डिटेक्टर के थ्रू की जाएगी। इसकी व्यवस्था हर परीक्षा केंद्र पे की गई है। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी मैनुअली नहीं होगा, बल्कि एडमिट कार्ड पर बारकोड है, बारकोड रीडर के थ्रू उसका वेरिफिकेशन होगा। और छात्रों का परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश और परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के रास्ते अलग अलग होंगे। उसके अलावा छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर मास्क प्रोवाइड कराए जाएंगे और ग्लव्स की जरूरत होगी, अगर कोई मांग करेगा तो ग्लव्स दिए जाएंगे। छात्र अपने साथ सैनिटाइजर भी ले जा सकेंगे।
एक हॉल के अंदर पहले 25 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था थी, जिसको कम करके अब 12 छात्र ही एक हॉल के अंदर परीक्षा देंगे। तो ये तमाम एसओपी जो कि कोविड के जो सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा, और क्राउड मैनेजमेंट जो परीक्षा हॉल के अंदर आपको के बाहर आपको पता है कि काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज को कहा गया है कि वो जी। क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था करें। साथ ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और ले जाने की पर्याप्त व्यवस्था के करने का भी अनुरोध किया गया है स्थानीय प्रशासन से। और आपने देखा कि कई राज्यों ने इसकी व्यवस्था भी की है, चाहे वो विशेष ट्रेनें चलाने की बात हो, विशेष बसें चलाने की बात हो, या फिर पंजाब ने जैसे कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया। तो ये तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि छात्र बिना किसी भय के और पूरी निश्चिंतता के साथ परीक्षा दे सकें। तो बिल्कुल आज उन छात्रों ने जो कड़ी मेहनत की है उनके लिए एक बड़ा दिन है। और ये परीक्षा 2 बजे शुरू होगी, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होना है। बिल्कुल, तो काफी जरूरी एसओपीज हैं, जरूरी दिशा निर्देश हैं, नियम है जिनका ख्याल रखा जा रहा है और रखा जाएगा इस पूरी परीक्षा के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह के सवालों के जवाब हमारे संवाददाता ने दिए उन छात्रों के लिए जो आज इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो जरूर जाएं, आत्मविश्वास के साथ जाएं और इस परीक्षा को दें और अपने सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। खबरों में आगे बढ़े तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में नई गिरफ्तारियां की हैं। एनसीबी ने अंधेरी वेस्ट इलाके से करमजीत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। करमजीत के पास से एनसीबी ने गांजा, चरस जैसे नारकोटिक ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पोवाई के अंकुश अरेंजा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो करमजीत से ड्रग्स लेकर गिरफ्तार आरोपी अनुज केशवानी को सप्लाई करता था। वहीं सुशांत मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी जैद विलात्रा ने जमानत के लिए बंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। और अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। खबरों के मुताबिक कंगना अपने दफ्तर में बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर राज्यपाल के सामने अपनी बात रख सकती हैं। और आत्मनिर्भर भारत की नींव है आत्मनिर्भर महिला। नई दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। ये है रुचि सेंगर। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के दौरान जब इन पर रोजगार का संकट गहराया तो इन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से संपर्क साधा और आत्मनिर्भर बन अपना नया जीवन शुरू किया। इतना ही नहीं, आज ये 25 और महिलाओं को भी सिलाई का काम सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। कुछ लेडीज हैं तो अपनी बुटीक वगैरह खोल लेती, कुछ जो घर में काम करना चाहती है, जैसे उनके बच्चे हैं, जाना नहीं चाहती हैं, तो ऐसे मैं पहले से भी सोचती थी कुछ काम मिल जाए। इत्तेफाक ऐसा कि भैया को मैंने टीवी पे देखा, मैंने तुरंत इनको कांटेक्ट किया फेसबुक पे, तो इनका रिप्लाई तुरंत आया। फिर हम 2 दिन बाद भैया से मिलने यहीं आए और भैया ने मुझे काम दिया और मेरे साथ इस टाइम 25 लेडीजें हैं, काम कर रही हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की ऐसी ही महिलाओं को जो जरूरतमंद हैं, उन्हें नई दिल्ली जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है और इस काम में पूरी मदद कर रहे हैं फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी। नई दिल्ली जिला प्रशासन की तरफ से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंतर्गत हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो फीमेल्स थी, जो लेडीज़ थी, जिनको कोविड होने के कारण, जो कोविड की पैंडेमिक हुई थी उसके कारण जिनकी जॉब्स चली गई थी, उन लोगों को हम एकत्रित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर सप्ताह 2 से 3 समूह में 30 से 35 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे मनीष त्रिपाठी, ताकि इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इनका भविष्य भी मजबूत बनाया जा सके। महिलाओं ने अपना काम खो दिया था, उनको ट्रेन करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो मैं खुद बहुत खुश था क्योंकि उसमें इस दौरान मैं काम कर रहा था और मैं पूरी उमंग के साथ बिना कुछ टाइम गंवाए हम लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया है। प्रोफेशनल सेटअप पे अब काम को सीखें, जाने कि ये काम इस तरीके से होता है और सिर्फ इनके साथ जो इनका कोई काम खरीदे, जो फ्यूचर में एक प्लान दिल्ली जिला प्रशासन का है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ कोई दया की दृष्टि से ना खरीदे बल्कि उसको मेरिट की दृष्टि पे खरीदे, तो हम उस लेवल तक इनको ट्रेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर ये महिलाएं काफी उत्साहित हैं। जो हम घर में रहते थे, हमारा कोई रोजगार नहीं था,
पर उन्होंने हमारे को काम के लिए बताया कि लेडीज़ काम कर सकती है। हम सब इतने टाइम से घर में बैठे हुए थे, हमारे हस्बैंड मतलब हमारे पतियों का काम नहीं था। अब एकदम से इतना अच्छा रोजगार आया कि हम घर बैठे काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि मनीष त्रिपाठी की शहर से गांव तक चल रही पहल में अब तक ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत करीब 100 गांवों की महिलाओं और प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बना चुके हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 36,24,196 हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 77.77% हो गया है। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.66% हो गई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 9,58,316 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 2,89,29,000 के पार हो चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,24,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश में अमेरिका है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66,75,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,98,000 के पार है। और इस महामारी से ब्राजील तीसरे पायदान पर पहुंच गया है, जहां 43,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 1,31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और बात करें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 की, तो शनिवार को इसका समापन हुआ। अमेरिकी फिल्म नोमैडलैंड ने गोल्डन लायन पुरस्कार जीता। ब्रिटेन की वेनेसा किर्बी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इटली के पियर फ्रांसिस्को फेविनो को नवाजा गया। फिल्म समारोह 2 सितंबर को शुरू हुआ था। कोविड-19 के कारण फिल्म फेस्टिवल में कई सुरक्षा के इंतजाम लागू किए गए थे, जिसमें फिल्मों को देखते समय फेस मास्क पहनना और सिनेमा घरों की लगभग आधी सीटें खाली छोड़ना शामिल था। वहीं यात्रा प्रतिबंधों के कारण कुछ ही हॉलीवुड हस्तियों ने फिल्म समारोह में भाग लिया। कई विजेताओं ने पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लिया। और जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ओसाका ने रोमांचक खिताबी मुकाबले में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त दी। अजारेंका ने पहला सेट 6-1 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बना ली थी। ओसाका ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट को 6-3 से जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट में भी जापानी खिलाड़ी ने अजारेंका को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और सेट को 6-3 से और मुकाबले को 1-6, 6-3, 6-3 से अपने नाम कर खिताब जीत लिया। 3 साल में ओसाका का ये दूसरा यूएस ओपन खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी इस खिताब को अपने नाम किया था। वहीं ये उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ निखिल के साथ। नमस्कार।